भाग 1 से शुरुआत करते हैं। पॉइंट 1 है हमारा बेसिक स्ट्रक्चर। संविधान के भाग 1 में अनुच्छेद 1 से 4 तक देश का परिचय है। ये तय करता है कि भौगोलिक रूप से भारत क्या है। जैसे अनुच्छेद 1 कहता है कि भारत राज्यों का संघ है। मतलब सबसे पहले सिस्टम का हार्डवेयर सेट हो गया, राज्यों की सीमाएं तय हो गईं। अब पॉइंट 2 पर आते हैं, नागरिकता। हाँ, भाग 2 अनुच्छेद 5 से 11 तक। अब हार्डवेयर सेट हो गया तो सिस्टम के यूजर्स कौन होंगे ये तय करना भी तो जरूरी है ना। और यहीं पर हमारे सोर्स वाले वीडियो की वो कमाल की ट्रिक आती है। मुझे वो बहुत मजेदार लगी। उन्होंने नागरिकता को याद रखने के लिए नाग पंचमी का फंडा बताया है। अरे हाँ, नाग पंचमी वाला निमोनिक प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वालों के बीच ये बहुत मशहूर है। मतलब शुरू में मुझे लगा कि ये क्या मजाक है, लेकिन फिर समझ आया कि दिमाग ऐसे विजुअल चीजों को कितनी जल्दी पकड़ता है। नाग से हो गया नागरिकता और पंचमी से अंक 5। बिल्कुल, यानी नागरिकता का हिस्सा अनुच्छेद 5 से शुरू होता है, एकदम सटीक। तो जमीन हो गई, नागरिक हो गए। अब पॉइंट 3, इन नागरिकों को इस सिस्टम में क्या परमिशंस या अधिकार मिलेंगे, ये आता है भाग 3 में। सही कहा, अनुच्छेद 12 से 35 तक हमारे मौलिक अधिकार दिए गए हैं। ये वो अधिकार हैं जो सरकार भी आम इंसान से नहीं छीन सकती। द हार्ट एंड सोल। अनुच्छेद 32, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। बिल्कुल, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने इसे संविधान की हृदय और आत्मा कहा था। और ऐसा क्यों? क्योंकि अगर कोई मेरे मौलिक अधिकार छीन ले तो मैं क्या करूंगा? क्या मैं वो 395 अनुच्छेदों की किताब दिखाकर कहूंगा कि देखो इसमें लिखा है? नहीं, आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। अनुच्छेद 32 यही अल्टीमेट गारंटी देता है कि आपको निचली अदालतों के चक्कर नहीं काटने हैं। सुप्रीम कोर्ट सीधे सरकार को आदेश जारी कर सकता है। मतलब ये सिस्टम का मास्टर रीबूट बटन है। अगर अनुच्छेद 32 ना हो तो बाकी सारे 394 अनुच्छेद सिर्फ कागज के पन्ने हैं। एकदम सही। यही एक अनुच्छेद पूरे ढांचे को जीवंत बनाता है। तो पॉइंट टू पॉइंट बोलना है हर चीज के इस मिशन में हमने आज साबित कर दिया कि हमारा संविधान सिर्फ रटने वाली सूची नहीं है। ये एक बेहद तार्किक और वैज्ञानिक ब्लूप्रिंट है। और इसे समझना सिर्फ परीक्षाओं के लिए नहीं बल्कि एक जागरूक नागरिक बनने के लिए जरूरी है। बिल्कुल। मतलब अधिकारों की बात तो हो गई, लेकिन भाग 4A में जो मौलिक कर्तव्य हैं, अनुच्छेद 51A के तहत, वो तो मूल संविधान में थे ही नहीं। वो 1976 में आए थे, 42nd संशोधन के जरिए। हाँ, स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। अब मैं यही सोच रहा था कि अधिकार तो हमने 1950 में ही दे दिए थे, तो फिर नागरिकों को उनके कर्तव्यों की याद दिलाने के लिए 26 साल का इंतजार क्यों करना पड़ा? देखिए, ये बहुत ही लॉजिकल है। आजादी के ठीक बाद संविधान निर्माताओं का पूरा फोकस नागरिकों को एक शक्तिशाली राज्य तंत्र से बचाने पर था। वे चाहते थे कि लोगों को आजादी का एहसास हो। अच्छा, तो पहले सुरक्षा की भावना देना जरूरी था। बिल्कुल, लेकिन जैसे जैसे हमारा लोकतंत्र परिपक्व हुआ, ये बहस शुरू हुई कि एक समाज सिर्फ अधिकारों की मांग पर नहीं चल सकता। अधिकारों और कर्तव्यों के बीच एक बैलेंस होना चाहिए। एक परिपक्व लोकतंत्र में नागरिकों को सिर्फ मांगने नहीं बल्कि अपनी जिम्मेदारियां भी समझनी चाहिए। एकदम सही। इसलिए 1970 के दशक में महसूस किया गया कि सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना या वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देना, ये सब संविधान का हिस्सा होना चाहिए। तो पॉइंट टू पॉइंट चलते हुए नागरिक और उनके अधिकार कर्तव्य सेट हो गए हैं। अब आते हैं पॉइंट 4 पर, जो मेरी राय में इस पूरे सिस्टम का सबसे शानदार हिस्सा है, केंद्र बनाम राज्य का सम्मितीय ढांचा। ओहो, ये तो संविधान की सबसे खूबसूरत और अक्सर नजरअंदाज की जाने वाली विशेषताओं में से एक है। कार्यपालिका और विधायिका को लगभग एक दर्पण छवि यानी मिरर इमेज की तरह डिजाइन किया गया है। वही तो, मतलब अगर आपको केंद्र के अनुच्छेद याद हैं, तो राज्य के रटने की जरूरत ही नहीं है। जैसे केंद्र में राष्ट्रपति है, वैसे ही राज्य में राज्यपाल। बिल्कुल, राष्ट्रपति के लिए अनुच्छेद 52 से शुरुआत होती है, पद 52 में, शक्तियां 53 में और निर्वाचन 54 में। और हमारे स्रोतों में अनुच्छेद 52 को याद रखने की एक बहुत ही विजुअल ट्रिक है। अगर आप नंबर 52 को ध्यान से देखें तो उसमें जो 2 है वो थोड़ा झुका हुआ लगता है, जैसे वो 5 के आगे गिड़गिड़ा रहा हो। हाँ, जो राष्ट्रपति की सर्वोच्च ताकत को दर्शाता है। थोड़ी नाटकीय ट्रिक है पर काम करती है। बिल्कुल काम करती है। अब यहां से वो कॉपी पेस्ट वाला गणित शुरू होता है। राष्ट्रपति का अनुच्छेद 52 याद है तो राज्यपाल का निकालने के लिए बस एक छोटा सा फॉर्मूला लगाना है, +1 और आगे 1 लगा दे। हाँ, 52 में एक जोड़ा तो 53 और उसके आगे एक लगा दिया तो 153। और अनुच्छेद 153 ही राज्यपाल के पद का प्रावधान है।
पॉइंट 5 पर आते हैं, प्रधानमंत्री बनाम मुख्यमंत्री। लेकिन यहाँ फॉर्मूला थोड़ा बदल जाता है। यहाँ +1 की बजाय -11 का नियम लागू होता है। -11 मतलब केंद्र में अनुच्छेद 74 मंत्रिमंडल है, 75 प्रधानमंत्री है और 76 महान न्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल है। अब राज्य के लिए बस 11 घटाना है। बिल्कुल, 74 में से 11 घटाए तो 63, आगे 1 लगाया तो 163, जो राज्य का मंत्रिमंडल बन गया। और 75 - 11 हुआ 64, आगे 1 लगाया तो 164 यानी मुख्यमंत्री। और 76 में से 11 घटाए तो 65, आगे 1 लगाया तो 165, राज्य का महाधिवक्ता। रुको, या मैं एक सवाल पूछना चाहूंगा। मतलब ये -11 और +1 सुनने में बहुत शानदार लगता है, लेकिन क्या डॉक्टर अंबेडकर और उनकी टीम ने सच में बैठकर ये गणित लगाया था? नहीं। हकीकत ये है कि उन्होंने जानबूझकर कोई सुडोकू या गणितीय पहेली नहीं बनाई थी। मुझे भी यही लगा। मतलब ये थोड़ी सोच रहे होंगे कि चलो 75 में से 11 घटाकर 164 बनाते हैं। बिल्कुल नहीं। उन्होंने पहले केंद्र सरकार के सारे प्रावधान लिखे और फिर राज्य सरकारों के लिए उसी संरचना को दोहराया। बीच में कुछ अतिरिक्त अनुच्छेद आ गए तो ये जो -11 या +1 का पैटर्न है ना, ये प्राकृतिक रूप से बन गया। अच्छा, तो ये एक बाई प्रोडक्ट है। हाँ, और कोचिंग संस्थानों की दाद देनी होगी कि उन्होंने इस छिपे हुए पैटर्न को डिकोड कर लिया। सच में। अब पॉइंट 6 पर आते हैं, संसद बनाम राज्य विधानमंडल। यहां भी वही -11 ट्रिक काम करती है। केंद्र में 79 संसद है, 80 राज्यसभा, 81 लोकसभा। तो राज्य के लिए 79 में से 11 घटाइए 68, आगे 1 लगाया तो 168, यानी राज्य विधानमंडल। 80 की जगह 17 विधानसभा और 81 की जगह 171 विधान परिषद। लेकिन स्रोतों ने यहां स्पष्ट किया है कि विधान परिषद हर राज्य में नहीं होती। हाँ, ये बहुत जरूरी पॉइंट है। वर्तमान में ये केवल 6 राज्यों में है। और इसके लिए भी एक बहुत बढ़िया निमोनिक है, टीबी कुमा। टीबी कुमा मतलब टी से तेलंगाना, बी से बिहार, के से कर्नाटक, यू से उत्तर प्रदेश, एम से महाराष्ट्र और ए से आंध्र प्रदेश। बिल्कुल। पहले जम्मू कश्मीर भी था, लेकिन अब वो केंद्र शासित प्रदेश है। तो ये हो गई हमारी पूरी कार्यपालिका और विधायिका। एक आम नागरिक के तौर पर हम अक्सर सोचते हैं कि दिल्ली में बैठे राष्ट्रपति का हमारी न्याय व्यवस्था में क्या रोल है, लेकिन अनुच्छेद 72 राष्ट्रपति को ये पावर देता है कि वो किसी की भी फांसी की सजा को माफ कर सकते हैं। यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा दी गई सजा को भी। हाँ, और इस 72 नंबर को याद रखने की जो विजुअल ट्रिक मैंने यहाँ देखी ना, वो तो दिमाग में छप जाने वाली है। हाँ, उस ट्रिक पर बात करते हैं, वो बहुत ही क्रिएटिव है। मतलब उसमें 7 और 2 को एक चित्र की तरह देखा गया है। इमेजिन कीजिए कि 7 ऐसा लगता है जैसे राष्ट्रपति गर्व से तन कर सीधे खड़े हैं, और जो 2 का आकार है वो ऐसा लगता है जैसे कोई व्यक्ति उनके सामने घुटनों के बल झुककर गिड़गिड़ाकर क्षमा मांग रहा हो। तो 7 खड़ा है, 2 झुका है, 72 क्षमादान। अब कोई इसे कैसे भूल सकता है? ये बहुत ही प्रभावी तरीका है याद रखने का। और ये शक्ति दी क्यों गई है पता है? क्यों? क्योंकि कोई भी सिस्टम, यहां तक कि हमारी न्यायपालिका भी 100% परफेक्ट नहीं हो सकती। ये समाधान की शक्ति सिस्टम में एक आखिरी मानवीय उम्मीद की तरह है। ताकि अगर कोई तकनीकी या न्यायिक चूक हो गई हो तो उसे सुधारा जा सके। बिल्कुल। लेकिन अगर एडमिन ही सिस्टम के खिलाफ जाने लगे तब क्या होगा? तब उसके लिए अनुच्छेद 61 है, महाभियोग यानी इम्पीचमेंट। अच्छा, राष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया। हाँ, और इसमें भी एक चेक एंड बैलेंस है कि आपको 14 दिन की पूर्व सूचना देनी ही होगी। आप रातों रात एडमिन को नहीं बदल सकते सिस्टम से। सही कहा, बहुत सोच समझ कर बनाया गया है। और राष्ट्रपति की इन शक्तियों में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली और शायद सबसे शक्तिशाली शक्ति है अनुच्छेद 123, अध्यादेश जारी करने की शक्ति। 1, 2, 3 मतलब सीधे 1, 2, 3 और कानून बन गया। एग्जैक्टली। जब संसद का सत्र न चल रहा हो तो लंबी प्रक्रिया को दरकिनार करते हुए सीधा 1 यानी लोकसभा और 2 यानी राज्यसभा को बाईपास करके 3 यानी राष्ट्रपति के हस्ताक्षर से कानून लागू। बिल्कुल ऐसे ही काम करता है ये। लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आती, लोकतंत्र में किसी एक व्यक्ति को सीधे कानून बनाने की शक्ति क्यों दी गई है? ये तो थोड़ा डरावना लगता है। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो समझ आता है कि ये क्यों जरूरी है। मान लीजिए देश पर अचानक कोई बाहरी संकट आ जाए या कोई बहुत ही जरूरी आर्थिक फैसला लेना हो और संसद का सत्र अगले 2 महीने तक नहीं होने वाला है, तो क्या देश का काम रुक जाएगा?
नहीं, वो तो नहीं रुक सकता। इसीलिए अनुच्छेद 123 एक इमरजेंसी पैच की तरह काम करता है। ये सुनिश्चित करता है कि सिस्टम कभी भी बिना नियमों के खाली ना रहे। हाँ, बाद में इसे संसद से पास कराना होता है, लेकिन उस समय के लिए काम चल जाता है। राइट, तो ये एक तरह का लॉजिकल बैकअप प्लान है। बिल्कुल। और जब कानूनी पचड़ों में एडमिन को मदद चाहिए तो अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से कानूनी सलाह भी ले सकते हैं। हाँ, हालांकि मजेदार बात यह है कि राष्ट्रपति इस सलाह को मानने के लिए बाध्य नहीं है। बस एक राय ले ली, मन किया तो माना वरना नहीं। हाँ, बस वैसा ही है। वैसे कार्यपालिका की बात हो ही रही है तो मुझे उपराष्ट्रपति के बारे में एक बहुत ही मजेदार तथ्य मिला जो अक्सर लोग मिस कर जाते हैं। अच्छा, वो वेतन वाला? हाँ, अनुच्छेद 63 और 64 उपराष्ट्रपति के पद से जुड़े हैं, लेकिन हमारे सिस्टम में उपराष्ट्रपति को उपराष्ट्रपति होने का कोई वेतन नहीं मिलता। जी हाँ, ये एक बहुत ही बारीक पॉइंट है। उन्हें जो भी वेतन मिलता है वो राज्यसभा के पदेन सभापति यानी एक्स ऑफिशियो चेयरमैन के रूप में काम करने के लिए मिलता है। मतलब उनका असल जो डे जॉब है वो राज्यसभा चलाना है। उपराष्ट्रपति का पद तो बस एक स्टैंड बाय मोड है कि अगर राष्ट्रपति न हो तब वे कार्यभार संभालेंगे। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। खैर, अब तक हमने सिस्टम के नियमों और एडमिन की बात की, लेकिन कोई भी सिस्टम बिना पावर या रिसोर्स के तो नहीं चलता। हाँ, और किसी भी देश का सबसे बड़ा रिसोर्स है पैसा। और जहाँ पैसा है और जहाँ पावर है वहाँ विवाद होना तो तय है यार। और इसीलिए इस ऑपरेटिंग सिस्टम में कुछ बहुत ही सख्त बैकग्राउंड सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स या कह लें पहरेदार बनाए गए हैं। पहले पैसों के फ्लो को समझ लेते हैं। संसद में जब पैसे या कानून पर बात होती है तो उसे सुचारू रूप से चलाने के लिए कुछ खास अनुच्छेद हैं। जैसे अनुच्छेद 100। जब भी सदन में वोटिंग 50-50 पर आकर टाई हो जाए तो स्पीकर अपना निर्णायक मत या कास्टिंग वोट डालते हैं। इसे याद रखना भी बहुत आसान है। 100 मतलब 50 और 50 का जोड़। बहुत ही बढ़िया विजुअलाइजेशन है ये। और जब लोकसभा और राज्यसभा आपस में भिड़ जाएं, किसी बिल पर गतिरोध हो जाए, तो अनुच्छेद 108 के तहत संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है। और जब बात पूरी तरह से अर्थव्यवस्था की हो तो हमारे पास एक पूरा वित्तीय ब्लॉक है। अनुच्छेद 110 है धन विधेयक, जो तय करता है कि किस बिल में केवल पैसों के लेन देन की बात है। फिर आता है अनुच्छेद 112, जिसे हम आम बोलचाल में बजट कहते हैं। लेकिन यहाँ एक कैच है ना? क्या कैच है? संविधान में कहीं भी बजट शब्द का इस्तेमाल हुआ ही नहीं है। बिल्कुल सही कहा आपने। अनुच्छेद 112 में इसे वार्षिक वित्तीय विवरण कहा गया है। ये पूरे साल के खर्चे और कमाई का लेखा जोखा होता है। और मुझे अनुच्छेद 116 बहुत प्रैक्टिकल लगा, लेखानुदान या वोट ऑन अकाउंट। हाँ, ये बहुत जरूरी टूल है। मतलब इसे ऐसे समझ सकते हैं कि ये एक तरह का एडवांस्ड पेमेंट है। मान लीजिए बजट पास होने में अभी महीनों का वक्त है, लंबी बहस चल रही है। हाँ। लेकिन अगले ही हफ्ते सरकारी कर्मचारियों को सैलरी देनी है या किसी प्रोजेक्ट का बिल भरना है, तो सरकार काम कैसे चलाएगी? एग्जैक्टली। तब अनुच्छेद 116 काम आता है, जो सरकार को संचित निधि से कुछ पैसा एडवांस में निकालने की अनुमति देता है ताकि मशीनरी चलती रहे। बहुत सही उदाहरण दिया आपने। संस्थाएं और न्यायपालिका। न्यायपालिका की बात करें तो अनुच्छेद 124 में सुप्रीम कोर्ट का गठन है। और राज्यों के लिए हाई कोर्ट अनुच्छेद 214 में है। यहाँ भी अंकों का हेरफेर है, 124 को 214 कर दिया। बिल्कुल। और पॉइंट 11 में आती है ऑडिट करने वाली संस्थाएं, जैसे अनुच्छेद 148 के तहत सीएजी। लोग सीएजी को सिर्फ एक अकाउंटेंट समझते हैं, लेकिन 2G स्पेक्ट्रम या कोयला घोटाला ये सब सीएजी नहीं तो बाहर निकाले थे। हाँ, ये सरकार की वित्तीय जवाबदेही तय करता है। इसके अलावा 280 में वित्त आयोग है और 324 में निर्वाचन आयोग है। अब यहाँ एक अलर्ट देना बहुत जरूरी है। पॉइंट 12, ऑल इंडिया सर्विसेज ट्रैप। स्रोतों में इस पर खास जोर दिया गया है। आप अनुच्छेद 312 और 315 की बात कर रहे हैं ना? हाँ, अनुच्छेद 315 तो यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के लिए है, लेकिन 312 में अखिल भारतीय सेवाओं का जिक्र है, जिसमें आईएएस, आईपीएस और आईएफएस शामिल हैं। और यहीं पर लोग गच्चा खा जाते हैं। बिल्कुल। लोग मान लेते हैं कि आईएफएस का मतलब इंडियन फॉरेन सर्विस यानी विदेश सेवा होगा, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं हो। जी हाँ, अखिल भारतीय सेवा के रूप में आईएफएस का मतलब है इंडियन फॉरेस्ट सर्विस यानी भारतीय वन सेवा। विदेश सेवा तो केंद्रीय सेवा है। ये बहुत जरूरी स्पष्टीकरण है। परीक्षाओं में अक्सर ये फंसाने वाला पॉइंट होता है।
तो हमारा सिस्टम एकदम बढ़िया काम कर रहा है। लेकिन पॉइंट 13, जब राज्य आपस में लड़ पड़े तब क्या? तब अनुच्छेद 262 काम आता है। जैसे दो राज्यों के बीच नदी जल विवाद हो। भारत में कावेरी जैसी नदियों के पानी के बंटवारे को लेकर बहुत विवाद होते हैं। और अगर पूरे देश पर संकट आ जाए? पॉइंट 14, आपातकाल। इसके लिए भी एक कमाल का गणितीय फॉर्मूला है, 4+4 का फॉर्मूला। शुरुआत होती है अनुच्छेद 352 से, राष्ट्रीय आपातकाल, जो युद्ध या आंतरिक विद्रोह के समय लगता है। अब इसमें बस 4 जोड़ दीजिए, 352 + 4 हुआ 356। यह है राष्ट्रपति शासन, जो राज्य की व्यवस्था गिरने पर लगता है। और फिर से 356 में 4 जोड़िए, 360, वित्तीय आपातकाल, जो कि आज तक भारत में कभी नहीं लगा। हाँ, ये हमारी अर्थव्यवस्था का लचीलापन दिखाता है। बिल्कुल। अब आते हैं पॉइंट 15 पर, संरक्षण और संशोधन। संविधान सिर्फ एक सरकारी मैनुअल नहीं है, ये समाज को बदलने का टूल भी है। जैसे अनुच्छेद 17, जो छुआछूत का अंत करता है, और अनुच्छेद 29, जो अल्पसंख्यक हितों का संरक्षण करता है। इसकी वो विजुअल ट्रिक बहुत गहरी है। हाँ, वो 2 और 9 वाली। मतलब 2 ऐसा लगता है जैसे कोई डरावा कमजोर इंसान झुका हुआ है, और 9 एकदम सीना तानकर खड़े इंसान की तरह दिखता है। ये दर्शाता है कि संविधान के संरक्षण से अल्पसंख्यक समुदाय पूरे आत्मसम्मान के साथ सिर उठाकर खड़ा हो सकता है। और इस पूरी आत्मा को समय के साथ अपडेट रखने के लिए अनुच्छेद 368 है, संविधान संशोधन, जो दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। अब हम इस चर्चा के आखिरी और सबसे अहम पॉइंट पर आ गए हैं। मैं श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ना चाहूंगा। हमने 1950 के दशक के इस शानदार ब्लूप्रिंट को तो डिकोड कर लिया है, लेकिन सोचिए, आने वाले 50 वर्षों में जब दुनिया पूरी तरह से AI, डीप फेक और वर्चुअल रियलिटी पर चलेगी, जब हमारा सारा डेटा क्लाउड सर्वर पर होगा। अच्छा, तो डिजिटल अधिकारों की बात कर रहे हैं आप? हाँ। क्या तब हमारे इस ऐतिहासिक और सममितीय ढांचे में डिजिटल अधिकारों या डेटा संप्रभुता के लिए कोई नया अनुच्छेद जोड़ना पड़ेगा? और अगर हाँ, तो इस तार्किक ढांचे में वो नया पुर्जा कहाँ और कैसे फिट बैठेगा? ये सच में सोचने वाली बात है। तो आप लोग इस सवाल पर जरूर विचार कीजिएगा।